तो आइए अब जीएसटी के बारे में हम लोग जानते हैं। तो जीएसटी क्या है, सबसे पहले हम समझते हैं। GST is a comprehensive multi-stage tax levied on supply of goods and services. Basically, it is levied on value addition at each stage of supply of goods and services. It basically aims at removal or elimination of cascading effect of taxation through multi-stage input tax credit. तो इसका जो ये मीनिंग है, इसी में बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। जैसा कि ये एक मल्टी स्टेज टैक्स है। मल्टी स्टेज टैक्स का मतलब क्या होता है? मल्टी स्टेज का मतलब होता है कि जितने भी स्टेजेस के थ्रू गुड्स, कंज्यूमर गुड्स या सर्विस, कंज्यूमर यानी कि उसके प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचेगा, हर स्टेज में जीएसटी लगाया जाएगा। ठीक है। दूसरा है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी अब ये किस चीज पे लगाया जाता है? सप्लाई या सिंगल टैक्सेबल इवेंट, जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब सिंगल टैक्सेबल इवेंट है, अब लगाया किस पे जाता है? सप्लाई ऑफ, यानी कि जीएसटी लगाने के लिए किसी भी एक्टिविटी का सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के मीनिंग में आना जरूरी है। यानी अगर वो एक्टिविटी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस है तभी उस पे जीएसटी लगाया जाएगा। उसके बाद है लिवाइड ऑन वैल्यू एडिशन। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो टैक्स लगे वो सिर्फ हर स्टेज में बढ़े हुए वैल्यू पर लगे, यानी कि ओवरऑल वैल्यू पर ना लगे। सिर्फ जो जितना भी वैल्यू एड हुआ है हर स्टेज में, जो भी गुड्स या जो भी सर्विस होगी उसके में क्या होता है कि कुछ वैल्यू एडिशन हो जाता है, वैल्यू ऐड करके अगले स्टेज में उसे सप्लाई किया जाता है। तो जितना भी वैल्यू बढ़ा है उस बढ़े हुए वैल्यू पे ही टैक्स लगाया जाए, पूरे ओवरऑल वैल्यू पे टैक्स ना लगाया जाए, क्योंकि ओवरऑल पे लगने से क्या होगा कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट होगा, यानी टैक्स पे टैक्स कैलकुलेट होता चला जाएगा, जो कि बेसिकली एम है जीएसटी का कि उसको रिमूव कर सके। तो रिमूव करने के लिए क्या करना होगा कि वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगाना होगा। पर वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगे इसके लिए क्या जरूरी है? देखिए आगे, इट एम्स एट एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। जो मेन काम इस जीएसटी का है वो है क्या? एलिमिनेशन ऑफ कैस्केडिंग इफेक्ट। अभी मैंने इसकी बात की कि वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगना चाहिए, तो वैल्यू एडिशन पर ही अगर टैक्स लगेगा तो ऑटोमेटिकली हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाएगा, यानी टैक्स पे जो टैक्स लग रहा है, डबल टैक्सेशन की जो प्रॉब्लम हो रही है वो खत्म हो जाएगा। तो खत्म होगा कैसे? खत्म करने के लिए है मल्टी स्टेज इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी हर स्टेज पर क्या दिया जाएगा? हर स्टेज, जो भी टैक्सेशन के जितने भी स्टेजेस होंगे, हर स्टेज में पिछले स्टेज का जो चुकाया हुआ टैक्स है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। और कैसे मिलेगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम के थ्रू। पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में क्या था? सैनवेट क्रेडिट था, लेकिन सैनवेट क्रेडिट उतना इफेक्टिव नहीं था। सैनवेट क्रेडिट में कैस्केडिंग यानी डबल टैक्सेशन के बहुत सारे स्कोप्स थे, और उन सारे स्कोप्स को खत्म करता है हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम। ठीक है। तो मल्टी स्टेज टैक्स है, हर स्टेज पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि टैक्स जो है वैल्यू एडिशन पे लगे, यानी कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट ना हो। और कैस्केडिंग इफेक्ट क्रिएट ना हो इसके लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है? मल्टी स्टेज इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम, यानी हर स्टेज में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं कि जीएसटी की जरूरत हमारे देश में क्यों पड़ी और क्यों जीएसटी फ्यूचर का टैक्स स्ट्रक्चर है, क्यों हमारे देश का भविष्य जीएसटी में देखा जा रहा है कि जीएसटी जो है हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बदल देगा। जैसा कि यूनियन गवर्नमेंट का टारगेट है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, तो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए वो जीएसटी को एक बहुत बड़ा चेंज मानकर चल रहे हैं। वैसे तो इस साल पेंडेमिक आने की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो गया है, और $5 ट्रिलियन का जो टारगेट है मेरे हिसाब से बहुत दूर की बात होगी, क्योंकि हमारी जीडीपी ऑलरेडी बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है, अप्रॉक्सीमेटली 24% तक कॉन्ट्रैक्ट होके नीचे आ गई है। और इस सिचुएशन के साथ डील करना थोड़ा मुश्किल आगे होने वाला है, लेकिन फिर भी
अगर बात इस जीएसटी की जाए तो जीएसटी काफी हद तक जो सिस्टम था उसको सुधार लाने में मदद करने वाला था, लेकिन आगे देखिए क्या होता है। अब जानते हैं कि जीएसटी की जरूरत इंडिया में क्यों पड़ी। पहला है रिप्लेसमेंट ऑफ मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट विद अ सिंगल टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आप लोगों को कि हर स्टेज में जो टैक्स का स्ट्रक्चर था वो अलग था। जैसे प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन के लिए एक्साइज था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में कस्टम था, इंटर स्टेट सेल्स के केस में सीएसटी था यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स था, सेल्स विद इन द स्टेट के केस में वैट था, और उसके बाद सर्विसेज के केस में सर्विस टैक्स लगाया जाता। तो हर बार टैक्सेबल इवेंट अलग होता था, हर स्टेज में टैक्सेबल इवेंट अलग होता था। लेकिन यहां पर क्या है कि चाहे कोई भी हो, कोई स्टेज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हर स्टेज में एक ही टैक्सेबल इवेंट है और वो टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा है हैसल फ्री ट्रेड बिटवीन स्टेट्स ऑफ कंट्री। दो स्टेट के बीच में ट्रेड में पहले बहुत सारी दिक्कतें आती थी। क्यों दिक्कतें आती थी? क्योंकि हर स्टेट का अपना रूल रेगुलेशन होता है जो दूसरे स्टेट के साथ मैच नहीं करता है। तो जब स्टेट्स के रूल्स में डिफरेंसेस होते थे जिसकी वजह से बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आती थी, क्लेम्स लेने में दिक्कतें आती थी। जनरली हम कहें तो ट्रेडर जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स हैं, ठीक है, जितने भी कागजी कार्यवाहियां हैं, उन कागजी कार्यवाहियों में वो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते थे। इसलिए ज्यादातर ट्रेडर ये प्रेफर करते थे कि वो अपने स्टेट में ही ट्रेड करें ताकि किसी भी तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम उनको फेस ना करना पड़े। और साथ ही साथ जुडिशियरी प्रॉब्लम भी आ जाती थी। अगर कोई जुडिशियरी मैटर हो गया तो दूसरे स्टेट का रूल है, उसके हिसाब से वहां पे कार्यवाही होगी, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो अब इस सिस्टम में जब वन सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है तो भाई किसी भी तरह की दिक्कत आनी नहीं है, किसी भी तरह का जो है मामला उसको आसानी से सुलझाया जा सकेगा। तीसरा है सीमलेस क्रेडिट सिस्टम एलिमिनेट्स कैस्केडिंग इफेक्ट। जैसा कि बता दें हर स्टेज पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का व्यवस्था है जिसकी वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट जो टैक्सेशन का है वो काफी हद तक खत्म हो जाता है। ठीक है, हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि पूरी तरह से खत्म हो जाता है क्योंकि वो किसी न किसी रूप में रहेगा ही, लेकिन फिर भी कहा जाए तो एक हद तक पुराने स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में बहुत हद तक ये खत्म कर देता है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन को। और क्रेडिट लेने का भी सिस्टम ऑनलाइन है पूरी तरह से, तो क्रेडिट मिलना बहुत आसान होता है, सीमलेस क्रेडिट होता है। ठीक है, हर चीज का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, तो क्रेडिट मिलना जो है बहुत इजी हो जाता है। इसके बाद है ईजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले हर स्टेज पे अलग अलग एक्ट था, जैसे एक्साइज के लिए एक्साइज एक्ट, कस्टम के लिए कस्टम एक्ट, ठीक है, सेंट्रल इंटरस्टेट ट्रेड के लिए सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट। तो जब अलग अलग एक्ट्स होते थे तो सबका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप अलग था। तो इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को मैनेज कर पाना हमारे कंट्री के लिए, हमारे कंट्री में बहुत मुश्किल हो रहा था, और एक दूसरे के साथ कोरिलेट करना और ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो इसने क्या किया, जीएसटी ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को इजी बना दिया है। अब सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो कोई भी काम होता है वो बहुत ही आसानी से हो जाता है। इसके बाद है यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट नीडेड टू बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड मेक इन इंडिया कैंपेन। फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते थे? उनको इन्वेस्ट करने यहाँ पर इन्वेस्ट वो नहीं इसलिए करते थे, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और इतनी सारी कागजी कार्यवाहियां, इतना सारे परमिशंस हैं, इन सब के चक्कर में वो अपना समय गंवाना नहीं चाहता है। वो किसी ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेगा जहां का टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड हो। तो जीएसटी जो है वो एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर है जो अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि वो हमारे कंट्री में आए और इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनके पास इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स में उलझने का समय नहीं होता है। वो यहाँ बिजनेस करने आना चाहते हैं तो बेसिकली वो बिजनेस ही करना चाहेंगे, तो जाहिर सी बात है उनको एक सिंगल स्ट्रक्चर चाहिए जो पूरे कंट्री में एक जैसा लागू हो। तो यूनिफाइड कॉमन नेशनल मार्केट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है और मेक इन इंडिया कैंपेन को बढ़ावा देता है।
ट्रांसपेरेंसी इन टैक्सेशन सिस्टम, पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में बहुत सारी खामियां थी, बहुत सारी कमियां थी, जिसका फायदा उठाकर जो लोग बहुत सारा टैक्स की चोरी करते थे, यानी टैक्स इवेशन को बढ़ावा मिलता था। लेकिन इस स्ट्रक्चर ने पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाया जिससे कि करों की चोरी यानी टैक्सेस की चोरी पे लगाम लगाया जा सके। ठीक है, तो बेसिकली ये काफी हद तक सफल हुआ है टैक्स की चोरी को रोकने में। ऐसा हम नहीं कह सकते कि पूरी तरह से टैक्स की चोरी रुक गई है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि टैक्स की चोरी काफी हद तक खत्म हो गई है। बूस्टिंग अप मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि एक सिंगल यूनिफाइड स्ट्रक्चर है, तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे, एक्सपोर्ट यूनिट्स थी, उनको बूस्टअप मिला। टैक्स का बर्डन कम होने की वजह से वो एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत तेजी से आगे आए। क्यों? क्योंकि टैक्स जो है, टैक्स का बर्डन जो है अब उनके ऊपर कम हो गया है। और जब टैक्स का बर्डन, जब टैक्स इंसेंटिव्स उनको मिलना शुरू होगा तो डेफिनेटली वो अपने यूनिट्स ऑपरेट करेंगी, और जब यूनिट्स ऑपरेट करेंगी तो वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देगा। ठीक है, और हमारा जीडीपी बूस्ट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। उसके बाद है लिबर्टी ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न्स। इसके पहले अगर कोई पर्सन मैन्युफैक्चरर भी है, ट्रेडर भी है या सर्विस प्रोवाइडर भी है, तो हर चीज के लिए उसको अलग रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, आपको आपकी चाहे कितनी भी एक्टिविटीज आप इन्वॉल्व हो, आपको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। हाँ ये जरूर है कि अगर आप मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रहे हैं तो आपको मल्टीपल स्टेट्स में अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन विद इन एक ही स्टेट में अगर आप अलग अलग काम कर रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का भी काम आप कर रहे हैं, सेल्स का भी काम कर रहे हैं, आप होलसेलिंग में भी हैं, रिटेलिंग में भी हैं, तो हर चीज के लिए आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंगल रजिस्ट्रेशन से ही आपका काम चल जाएगा। और रिटर्न जो है वो आपका सिंगल रिटर्न होगा। हर चीज के लिए अलग अलग रिटर्न पहले भरना पड़ता था। एक्साइज का अलग रिटर्न, सर्विस टैक्स का अलग रिटर्न, सीएसटी का अलग रिटर्न। तो आपको मल्टीपल रिटर्न से जो है आजादी मिल गई। उसके बाद है कन्वर्जन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से भी बड़ा है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ऐसा सेक्टर जिसका की लेखा जोखा सरकार के पास नहीं है। यानी हमारा जो जीडीपी शो करता है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का ही आंकड़ा शो करता है, जबकि एक बहुत बड़ा मार्केट है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से जुड़ा हुआ है, तो उनका आंकड़ा हमारे पास रहता ही नहीं है, जिसकी वजह से हम अपने जीडीपी का, नेशनल इनकम का सही से अनुमान नहीं लगा पाते हैं। तो धीरे धीरे क्या करता है, ये ऐसा इजी सिस्टम है जिसकी वजह से जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के ट्रेडर्स थे अब वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तरफ मूव कर रहे हैं। सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि वो अब अनऑर्गेनाइज्ड रह ही नहीं सकते। अगर उनको बिजनेस करना है तो उनको ऑर्गेनाइज्ड होना ही पड़ेगा, और ऐसा करके एम्प्लॉयमेंट को वो प्रमोट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और कमर्शियल एक्टिविटीज जो है बहुत तेजी से बूस्टअप हो जाएंगी। उसके बाद है वाइडनिंग द स्कोप ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। कॉमर्स और ट्रेड, जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट अक्रॉस द स्टेट, अब जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि अब सबका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप सिंगल है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी है। और जब दिक्कत नहीं आनी है तो हम आसानी से मल्टीपल स्टेट्स में ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के।